Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका बायोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग जिस वीडियो को सीन कर रहे हैं वह वीडियो आपकी वो टॉपिक है रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन में इसके पहले हम लोगों ने जिस पॉइंट को डिस्कस किया था रिस्पायरेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और आई होप कि आपने उसे देखा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पार्ट को देख लें। अगर आप उस पार्ट को नहीं देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जुड़ पाना थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि जो चीजें उस पार्ट में बताई गई हैं उसे हम यहाँ पे आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन फिर भी आप उस पार्ट को देख लें। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम लोग उस पार्ट में पढ़े थे व्हाट इज रिस्पायरेशन। पहली टॉपिक हमारी थी व्हाट इज रिस्पायरेशन, हाउ टू प्रोड्यूस एटीपी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एटीपी एंड एडीपी। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो रिस्पायरेशन जैसा कि आप पहले से जानते हैं, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन दिस प्रोसेस बी ऑब्टेन एनर्जी यानी आउटपुट ड्यू टू काज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन या बी आउटपुट एनर्जी। यानी हमको ये काम शोषण करने में सिर्फ एक प्रॉफिट है कि हमें एनर्जी गेन होती है। अब एक शोषण के टाइप के ऊपर निर्भर करता है हमको कितनी एनर्जी गेन होने वाली। ठीक है, जैसे कि अब रिस्पायरेशन की बात करें उसके पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा ब्रीथिंग पे कर लेते हैं। तो ब्रीथिंग को हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है। जब हमारा रिस्पायरेशन ओवर होगा, जैसे आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन एंड ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस। एक टॉपिक है आपकी ग्लाइकोलाइसिस। आपको जो पीडीएफ भेजे गए हैं उसमें ग्लाइकोलाइसिस सेपरेट नहीं लिखा गया है, बल्कि उसी मैटर में आपकी ग्लाइकोलाइसिस छुपा हुआ है। तो बताएंगे कहां पे छुपा हुआ है, आप अभी जानेंगे। आपने नोट्स को रिवाइज किया है। मैं आपको फिर एक बार सजेस्ट कर दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार चैनल पे एसएमएस कर दें। जब आप एसएमएस करेंगे तो एसएमएस करने के बाद अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप नोट्स मेरा लीजिए, इसलिए दबाव नहीं डाल रहा हूं कि आप जिस कॉलेज से जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं वहां से आप पढ़ते रहें। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है। और उसी नोट्स के बेस पे हम लोग अपने क्लास को भी ऑपरेट करते हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप सिर्फ एसएमएस करेंगे, एसएमएस करने के बाद आप अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप पे भी टेलीग्राम पे भी दोनों जगह का नंबर सेम है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। तो यहां पे बात कर रहे थे रिस्पायरेशन। ठीक, तो रिस्पायरेशन के बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हम सीक्वेंस आपको बता दें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले। पहले हम लोग रिस्पायरेशन डिस्कस करने वाले हैं, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन डिस्कस करने वाले हैं, फिर रिस्पायरेशन इन प्लांट डिस्कस करने वाले हैं, रिस्पायरेशन इन एनिमल डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये आपके एक एक वीडियोज हैं जो हम आपको बता रहे हैं और इसमें हम लोग बेसिक से लेकर के टॉप तक सब कुछ पढ़ने वाले हैं, यानी टॉप टू बॉटम चलने वाले हैं, बॉटम टू टॉप चलने वाले हैं। सब कुछ इजीली समझ में आने वाला है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आपके डाउट्स जितने हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। बस आप कंसंट्रेट होकर के इस मैटर को सिर्फ सुनना है। आपको कंसंट्रेट होकर के सुनिए, उसे समझने की कोशिश करिए। बस आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं इसीलिए सिर्फ बोल रहा हूं, ना तो ज्यादा लिख रहा हूं, ना तो ज्यादा कुछ कर रहा हूं। जो लिखना है ऑलरेडी हमने लिख के रखा है। ठीक, अब बात समझिए कि ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने जो गैस हमारे आउटर एनवायरमेंट में है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस हैं। तो ये गैसेस क्या होती है, हमारे नेजल कैविटी से होते हुए, नोज से होते हुए नेजल कैविटी से लैरिंग्स से होते हुए आपकी ट्रेकिया से होते हुए कहां चली जाती हैं, चेस्ट में। जब हम सांस को इनहेल करते हैं, इनहाइलेशन और एक्सहाइलेशन दो टॉपिक होती है। इनहाइलेशन जब करते हैं तो सांस अंदर जाना, इनहाइल मतलब सांस का अंदर जाना। तो जब हम ब्रीथिंग में इनहाइलेशन करते हैं सांस अंदर जाती है। ऐसी कंडीशन में आपकी चेस्ट कैविटी स्वेल अप कर जाती है। स्वेल अप करना ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी की एबिलिटी कितनी, यानी चेस्ट कैविटी का स्पेस कितना वो फैल सकता है। ठीक है, और जो आपके लंग्स में एल्वोलाई पाए जाते हैं उसमें कितनी क्षमता कितना फूल सकता है। जैसे आप बर्थडे पे देखते होंगे जो आपके आते हैं गुब्बारे फुलाने वाले, तो उस गुब्बारे में सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई छोटा छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बर्थडे वाला होता है जो बहुत बड़ा होता है।
फिर वो आसानी से टूटता भी नहीं, ठीक। तो उसी प्रकार से आपके लंग्स में छोटे छोटे एल्वोलाई पाए जाते हैं। एल्वोली का काम होता है जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, गैसों को इनहेल करते हैं, तो वो स्वेलअप कर जाते हैं, और स्वेलअप करने के बाद वो जितनी कैविटी होगी, जितना स्पेस होगा उतना स्वेलअप कर देंगे। इस कंडीशन को इनहाइलेशन कहते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन ये होता है जब आप गैसों को रिलीज करते हैं तो आपके लंग्स में क्या होता है, वो सभी गैसेस निकल जाते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस बची रहती हैं, उसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बताएंगे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, फंक्शनल वॉल्यूम क्या होते हैं। तो सबके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, कितने मिलीग्राम आपके रेजिडुअल वॉल्यूम होते हैं, कितने टाइडल वॉल्यूम होते हैं, सबका बात होगी, देखते रहिए खाली वीडियो को। तो बात कर रहे थे, जब सांस को लेते हैं तो उसे कहते हैं इनहालेशन, सांस को निकालते हैं क्या कहते हैं, एक्सहालेशन। क्लियर। तो ये ब्रीथिंग के पार्ट्स हैं, ये ब्रीथिंग में पढ़ना है। ब्रीथिंग हम इसलिए बताया कि हमने सांस को लिया, उसके बाद उसका फंक्शन जो होता है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकंड को कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। फर्स्ट इज द एरोबिक एंड सेकंड इज द एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। Aerobic respiration is the condition in this condition the oxygen are present. Aerobic respiration में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना नेसेसरी है, एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए, इस टॉपिक को आपको लिखना होगा। आप जब अपना नोट्स देखेंगे तो इस टॉपिक में आप नियर अबाउट आप देखेंगे 6 to 7 लाइन लिखे गए हैं, और आप सुनेंगे तो कहेंगे सर आप तो एक लाइन में बता दी। नहीं, आप भी 6 से 7 लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम आपको बताएंगे अभी आगे, जब ग्लाइकोलिसिस बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन उस ग्लाइकोलिसिस बताएं उससे पहले क्या आप चैनल को जल्दी से लाइक करिए, वरना यही हम छोड़ने वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस बताएं, उसके पहले हम ग्लूकोज और इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में समझेंगे। सेल समझना इसलिए जरूरी है कि यहाँ भी इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट में बात बैठ गई तो इसे आपको 11th में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और इवन आप अगर मेडिकल में जाते हैं या आप इसमें सीधे पैरेलल लाइन में चलते हैं, बीएससी या करते हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको ये बहुत लाभ देने वाला है। यानी ये ऑल ओवर लाइफ आपको पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मेडिकल का आपका कोर्स लॉन्च होगा तब भी आपको लाभ देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। आपके लिए बहुत जल्दी चैनल के द्वारा एक काम किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, आप लोग पहले से हमको जानते हैं, इसलिए कि बहुत जल्द ही आपके लिए नीट फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसका टारगेट होगा 2020। हम नीट फाउंडेशन तो चलाएंगे, लेकिन नीट फाउंडेशन हम 2020 के बेस पे चलाएंगे, 2022 के बेस पे चलाएंगे। 2020 तो चल ही रहा है, 2022 के बेस पे चलाएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ बोर्ड और एकेडमिक की चीजें बताई जा रही हैं। चैनल कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, इसलिए ये लॉकडाउन की कंडीशन में आप यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस कर रहे हैं, तो आप एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ कॉम्पिटेटिव क्लास भी करेंगे। और बायोलॉजी के जो 90 नंबर आते हैं, जो 90 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर नहीं 90 क्वेश्चंस आते हैं, वो 90 क्वेश्चन हम आपको बहुत इजीली समझाने वाले हैं। इस 90 क्वेश्चन में आपको मैं दावा तो बेस नहीं करूंगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि जो 90 क्वेश्चन होंगे उस 90 क्वेश्चन में 85 to 89 क्वेश्चन आप बड़े इजीली करके आने वाले हैं। इस 2 साल के परिश्रम में आएगा, और आपसे ज्यादा वर्क हम खुद करेंगे। जितना आप करेंगे आपको निचोड़ मिलेगा, जो आपको दिया जाएगा ना वो एक्सट्रैक्टेड पदार्थ है। जैसे चाय की पत्ती आती है ना, तो एक्सट्रैक्ट करके आती, तो आपको एक्सट्रैक्ट करके दिया जाएगा, बस उसे उबालना है, पीना है, और उसे एक्सट्रैक्ट करना है। यानी प्लांट के ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के और लीफ और उसको चाय बनाने तक की प्रोसेस टोटल मेरी है। आपको एक्सट्रैक्टेड पदार्थ मिलेगा, आप फिर उसको पढ़ लेंगे, उसको पी लेंगे और आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा। मैंने कई चैनलों को देखा है जहां पे पेड चलता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। 30,000 40,000 तक आपसे फीस ली जा रही है। और जो ये बुक है, ये बुक आपके पास है, आपके पास बहुत सारी बुक होंगी, तो उन बुक का क्या काम करते हैं, पीडीएफ लगा देते हैं, और पीडीएफ लगा करके गुरुजी आते हैं उसको पढ़ लेते हैं। मैं भी करता हूं कंपटीशन में, मैं भी करता हूं। तो वहां पे कंपटीशन में वो बात करने का मतलब है कि हम आपको बुक पढ़ा रहे हैं, और गुरुजी आते हैं 2 घंटे की क्लास में, उसमें आधे घंटे आपसे बात करते हैं, जैसे मैं 5 मिनट से बात कर रहा हूँ फालतू फंड की। तो उसी तरह से वो अपने टाइम पास करते हैं। तो 30,000 की जो हमारी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। हम आपके लिए फ्री में लेके आने वाले, बस आप चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी
उतने पढ़ने में और कंपटीशन को फेस करने में मजा आता है। क्लियर? तो बातों को ये विराम देते हैं, नहीं तो इस तरह से बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं, टाइम पास होती है। तो एक रेयर केस में होता है, ऐसा होता नहीं, बस बात आ गई, मैं बता दी आपसे। तो हम लोग सेल पढ़ना था, हाँ अब बात नहीं। तो सेल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी, आपने सेल बनाया था, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इस सेल मेम्ब्रेन पे हम बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये तो आपको याद ही होगा सेल मेम्ब्रेन, जब आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे क्लास 9th में, तो आपने पढ़ा था सेल में मेनली थ्री पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये सब चीजें आप पढ़े। तो यहां पे हो गया ये पीएम हो गए, पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हो गया आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं। ये रहे आपके न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर पाए जाने वाले कुछ क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, और इसमें छोटा सा न्यूक्लियोलस पाया जाता है। हमको इन सब की आवश्यकता नहीं, वो छोटी चीजें चाहिए इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, बस आप धैर्य रखिए। जब आप ग्लूकोज खाते हैं तो मैंने आपसे बताया था डाइजेशन में कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। टॉपिक को एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, बातें नहीं, आप कुछ सोचिए नहीं। तो जब आप क्या करते हैं, ग्लूकोज को इंटेक करते हैं, तो ग्लूकोज को इंटेक करने के साथ क्या होता है कि आपके माउथ में ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ग्लूकोज डाइजेस्ट होकर के आपके स्टमक जाता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पार्सली सब कुछ डाइजेशन होता है। मैंने एक एंजाइम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे वीडियो बनाया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंजाइम पे वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, सब कुछ पार्ट आपको बताएंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिपिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं सबको बताया हूँ कैसे ब्रेकडाउन होता है। उसको आप थोड़ी सी देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग की शायद 15 से 30 मिनट का क्लास है। क्लियर? तो जब ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है तो हम खाते थे, स्टार्च डाइजेस्ट होकर क्या बन गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब बना तो ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड द्वारा ग्लूकोज को पकड़ लिया गया। ग्लूकोज को लेकर के ब्लड दौड़ता हुआ कहां गया, शरीर के अनेक पार्ट तक, जिस पार्ट को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जब शरीर के बॉडी के अनेक पार्टों तक वो पहुंच जाता है तो वहां जाने के बाद क्या काम करता है, सेल उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सेल ब्लड से दो चीज लेती है, एक तो ऑक्सीजन लेती है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और बदले में क्या लेती है, उसे ग्लूकोज लेती है और टॉक्सिक केमिकल देती है, यानी नाइट्रोजनस बेस्ड पदार्थ दे देती है, जो नाइट्रोजन के कचरे होते हैं उसे दे देती है। जब किडनी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे किडनी उसको फिल्टर करती है। तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे ये सेल है, ठीक, सेल में क्या होगा कि ब्लड आया दौड़ता हुआ, नली है जिसे आर्टरी कहते हैं, ब्लड इसमें आ रहा है, ब्लड आया, ब्लड का कलर कैसा होता है भाई, ब्लड का कलर नीला होता है ना, तो ब्लू कलर का ब्लड आया, सपोज कर लीजिए ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक, रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। WBC भी पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक। तो रेड ब्लड सेल आरबीसी की बात हो रही है। आरबीसी किसको लेके आ रहा है, ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, और किसको लेके आ रहा है, ग्लूकोज को लेके आ रहा है। किसको लेके आ रहा है, ग्लूकोज, चलो जी लिख देते हैं, ग्लूकोज को लेके आया। जैसे लेके आया, एक किसको दे दिया, इसको दे दिया, इसने क्या काम किया, वेन को क्या दे दिया, सेल से वेन में क्या जाता है, सेल से वेन में जाता है, जल्दी बताइए, नाइट्रोजनस वेस्ट, और क्या जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ और क्या जाए भाई, बताएंगे जल्दी, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस बेस चली गई। तो हमको पढ़ना था, जैसे ही ग्लूकोज इसमें आया, ग्लूकोज इसमें इंटर किया, ग्लूकोज के इंटर करने के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू होता है। और ग्लूकोज जो यहां पे देख रहे हैं आप, ग्लूकोज का ऊपर फार्मूला लिखा गया, जल्दी देखिए, देख पा रहे हैं ग्लूकोज को, तो बताइए ग्लूकोज को क्या हुआ कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में इंटर कर गया, किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के थ्रू। ग्लूकोज कहां इंटर किया, सेल के साइटोप्लाज्म में, और जैसे साइटोप्लाज्म में इंटर किया, ग्लूकोज में एक एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है, ग्लूकोज यहां पे देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 3। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ा होगा, जब एसिड बेस आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का है, अगर टाइम मिलेगी तो हम आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। तो जब केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आप देखे हैं कि OH लगा होता, ROH कहते हैं, तो ये एल्कोहल ग्रुप माना जाता है, क्लियर। तो
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एसिड है, एल्कोहल मीन्स एसिड है, और ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज कितना है, 6 है। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना है, कार्बन मॉलिक्यूल 3 है। यानी जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल तो एक चाक यूपी बोर्ड में तोड़ दी, इसमें नहीं तोड़ेंगे। तो ये मान लीजिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल की एक संख्या है, और इसको हमने क्या काम किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो ये टूट गए कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के। एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। ये फंक्शन होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये काम होने के बाद आपकी बॉडी में यानी सेल में क्या पाया जाता है, तो जितने लोग माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लेते हैं कृपया कमेंट करके बताएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाई जाती है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, याद करिए 9th का, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल में अब ये बना हुआ पदार्थ है, ये पायरुवेट इसमें इंटर करता है और ये टूटता है। इसके 9 स्टेप होते हैं, लेकिन आपको स्टेप नहीं पढ़ने, 11th में पढ़ने हैं। ठीक है, बस यहां डायरेक्ट तोड़ देना है, तो तोड़ दीजिए डायरेक्ट। तो जब ये ऑक्सीजन पा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तब फॉर्मेशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और एनर्जी का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब याद करिए आप एरोबिक रिस्पायरेशन, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन याद आया आपको? कितने टाइप के, 2 टाइप के। आप क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट टू इन दिस टाइप ऑफ in this type of respiration oxygen are necessary to break down of glucose molecule. In this type of respiration the end product are formed by the carbon dioxide, water and energy. कितने पार्ट हो गए आपके, कम से कम 3 लाइन का हो गया आपको। इतना लिखने के बाद आप ये वाला एक क्वेश्चन दिखाएंगे आप एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक, अब इसका क्रियाक्रम होने वाला है। ये वाला आपने एक्शन दिखाना है। जब आप ये वाला रिएक्शन दिखाएंगे तो इस रिएक्शन के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे लिख देंगे ग्लूकोज है, ये पायरुविक एसिड है, एंड दैट पार्ट आर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द वाटर एंड मोर एनर्जी। क्लियर? इतना लिख दिया तो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हुआ। एरोबिक रिस्पायरेशन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब मामला फंसा है एनएरोबिक पे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है तो ये जिसमें होता है, हाँ इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे, कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बींग में पाया जाता है, कैटल में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पाया जाता है, मोस्टली किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्या लिख देंगे, बैक्टीरिया। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया के बारे में जब लिखेंगे तो कहेंगे भैया एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल एल्कोहल का। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन आपने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, तो आपने इसको पढ़ा होगा पहले से फर्मेंटेशन के बारे में। तो फर्मेंटेशन आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्लियर? वाटर बना, लेस एनर्जी बनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, मोर एक्सरसाइज करते हैं, एबिलिटी से ज्यादा कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थकान हो जाती है। थकान कैसे होती है, थकान यूं होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, शीर्षासन करिए। शीर्षासन का मतलब क्या है कि आप सर के बल पे खड़े हो जाइए और उसके बाद आप एलोवेरा लीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए। जो आपकी एबिलिटी है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप ट्राई करिए। धीरे धीरे आप सर के बल पे खड़े हो जाएंगे। शीर्ष आसन, शीर्ष को आसन बना लीजिए। ठीक, तो जब शीर्षासन आप करते हैं उसके बाद आप एलोवेरा को अपने चेहरे पे लगाइए। यू गेट टू ग्लोइंग, कौन सी, एचडी ग्लोइंग पाएंगे, जो कि पेन लवली से मिलती है। ठीक, तो एचडी ग्लोइंग आपको मिलेगी। पढ़ा रहा था ना, एचडी ग्लो आएगा। एचडी ग्लो कब आएगा, जब आप एलोवेरा लगाएंगे या एलोवेरा पिएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा रामदेव के प्रचार में ऐसा है। ठीक है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले के स्टेप को हम भूल जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको शीर्षासन करना है। जब शीर्षासन आप करते हैं तो शीर्ष पे जब खड़े होते हैं तो आपके ब्लड के बहुत सारे अमाउंट, जहां शीर्ष कार्य कर रहा है, ब्लड आपका क्या होता है, हेड कार्य कर रहा है। जब हेड वर्क कर रहा है तो सारे ब्लड के अमाउंट बहुत ज्यादा यहाँ पहुंच जाते हैं। और जब चेहरे पे ब्लड के अमाउंट ज्यादा होंगे तो चेहरे की जो आर्टरीज हैं वो आपकी खिली खिली, यानी ब्लड की मात्रा ज्यादा होने से आपका चेहरा लाल लाल दिखेगा और धीरे क्या होगा, ग्लोइंग आ जाएगी चेहरे पे। सेल जो डेड सेल होंगी जल्दी से मर जाएंगे और आपके चेहरे पे ग्लोइंग आ जाएगी।
इस कंडीशन से क्या होता है कि जो साधु महात्मा आप देखते हैं उनके चेहरे पे अजीब सी ग्लोइंग होती है। वो एक्सरसाइज की बदौलत होता है, योगा की बदौलत हो। क्रीम नहीं लगाते बैठ करके, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, सौंदर्य प्रसाधन गृह नहीं जाते, ठीक। तो वो क्रीम नहीं लगाते, क्यों हुआ ऐसा? उसी तरह से जब आपको क्या होता है, अब आप कहें नहीं आज ही मैं एक ही दिन में एकदम सुंदर बन जाने वाला हूं, मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप मिस यूनिवर्स बने ना बने, लेकिन ईश्वर आपको जरूर याद कर लेने वाले। तो दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर आती है, वो कंडीशन यही आती है कि आप जब वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी में मसल्स क्रैम्प पाई जाती है। बात खत्म, काम शुरू। जब आप ज्यादा वर्क करते हैं तो आपके बॉडी में क्या होता है, मसल्स क्रैम्प पाई जाती है। मसल्स क्रैम्प क्यों होता है? ऑक्सीजन वहां पे इजिली सप्लाई नहीं हो पाता। जब इजिली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। लेकिन मसल सेल है, चूंकि मसल सेल है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आप जाते हैं, आपके मसल्स क्रैम्प आ गई, मान लो पैर से आप रेस कर रहे थे, रेस करने में आपके पैर में मसल्स क्रैम्प आ गई, या ज्यादा एक्सरसाइज कर दिए तो आपके इस भुजाओं में आ गई, या ज्यादा सो गए तो बहुत सारे लोगों को सुख दुखवा होता है। सुख दुखवा मतलब सुख में दुख आ जाता है, उनके सोते सोते बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं अपने देश में, कुछ खाने के लिए मर रहे हैं, कुछ खा के मर रहे हैं, ठीक है। तो जो सुख दुखवा वाले हैं तो उनके सोते सोते पता चलता है मसल्स क्रैम्प हो जाती है आपके बैक साइड में, पीठ में। तो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है, इसमें क्या करते हैं, आप सेकाई करते हैं। सेकाई किससे करते हैं? गर्म वाटर से। जब गर्म वाटर से आप उसकी क्या करते हैं, सेकाई करते हैं वार्म वाटर से, तो उसकी कंडीशन क्या होता है कि आपकी बॉडी में मसल्स, ब्लड की सप्लाई रेस से होती है, तेजी से होती है। और जब ब्लड की सप्लाई तेजी से होती है तो ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाता है और आपको पेन में रिलीफ मिल जाती है, ठीक। फिर आप धीरे धीरे वो मसल्स क्या होती हैं, अपने एक्युमुलेशन स्टेज में आ जाती हैं, सही कंडीशन में आ जाती हैं, आपको पेन खत्म हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है वहां पे ज्यादा एक्सरसाइज करने। उस कंडीशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम को अब अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, हमारी बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती है। आपके साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। हाँ, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इन दिस प्रोसेस द pyruvic acid converted into ethyl alcohol, carbon dioxide and water and less energy. पैराग्राफ चेंज करेंगे। The anaerobic respiration also done by the muscle cells in the human body या cattle body या any body, muscle cell लिखेंगे, सिर्फ body नहीं लिखेंगे, muscle cells and formation of lactic acid। तो this is the end product of किसका? एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। मुझे उम्मीद है कि दोनों बात आप बहुत इजीली समझ गए हैं। जो आपको समझना था, आपको नोट्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत आ रही थी, कई लोगों की शिकायतें थी। अब यहाँ पे आपको ये बातें बहुत इजी से समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कोई